विस्तार से बताना चाहता हूँ। रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस हमेशा अपने भाई रामविलास पासवान के साथ ताई की तरह रहे। पासवान की तरह पशुपति कुमार पारस की मृत्यु भी बिहार की राजनीति में प्रमुख दलित होती है। पशुपति पारस ने रामविलास के आशीर्वाद से राजनीति शुरू की और उनसे ही राजनीति की शुरुआत की। पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वे 8 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और बिहार सरकार में मंत्री हुए। 2019 में वह पहली बार लोकसभा के सांसद बने और अब इसी कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। जानते हैं आगे की घटना की बात है। तो आइए पारस जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पारस जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल है कि जातीय जनगणना पर आपकी क्या राय है? आप पीएम मोदी के साथ हैं या नीतीश कुमार के साथ हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस मामले में भाजपा और जेडीयू के बीच में मतभेद है। देखिए, ऐसा है कि मैं एनडीए का पार्ट हूँ। इस एनडीए गठबंधन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी हैं और उसमें एक छोटा गठबंधन के रूप में हमारी पार्टी भी है, मैं भी। जो हमारी अपनी राय है कि जो सर्वसम्मति से एनडीए गठबंधन में जो सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उस फैसला के साथ मैं हूं और हमारी पार्टी रहे। अब समय आने दीजिए, समय का इंतजार करिए और मुझको अपना विश्वास है कि निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन की बैठक होगी और बैठक में सर्वसम्मति से आम राय बनेगा। उसकी दृष्टिकोण से जातीय जनगणना पर पुनर्विचार किया जाएगा। अच्छा जवाब दिया आपने। तो अब मेरा अगला प्रश्न है कि आप केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में हाल ही में हाजीपुर गए थे। इस दौरान आप पर शाही कहेंगे क्या कारण है? हाजीपुर की जनता को आपकी कुर्सी है, क्यों नाराज है? हाजीपुर की जनता मुझसे नाराज नहीं है। आपको पहले से भी जानकारी है कि 77 में जब हमारे बड़े भाई साहब हाजीपुर से चुनाव लड़े और गिनीज बुक में उनका नाम आया, उस समय से मैं साया के साथ उनके साथ हूँ। हाजीपुर की लेवल 69 से जब अलोली से वो पहली बार विधायक बने थे, उस समय से मैं उनके साथ हूँ और टोटल काम मैं ही उनका करता था। आज भी हाजीपुर की जनता हमारे साथ है, 100% साथ है। और आप उस दिन देखे होइएगा कि आपने तो ये कहा माइनस पॉइंट किया कि आप पर काला झंडा दिखाया गया, स्याही फेंका गया, लेकिन आप ये भी देखे होइएगा कि हमारे साथ कितनी अपार भीड़ थी, कितने लोग थे। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के राजनीति में पहली बार 5 क्विंटल का माला किरान से पहनाया गया मुझको। यदि वहां के लोगों को हमारे प्रति श्रद्धा नहीं होती तो इस तरह की बातें नहीं होती। कुछ असामाजिक तत्व जो पुलिस की इंक्वायरी में है, पुलिस उसकी जांच भी कर रही है, कुछ असामाजिक तत्व और ऐसा असामाजिक तत्व है जिसके घर में खाना नहीं है और गरीब है और कम उम्र का लड़का है, उसको हमारे विरोधी दल के विरोधी लोगों ने उसको उस्का करके और कुछ लोगों को प्रलोभन दिया। प्रलोभन देने के बाद हमारे गाड़ी पर काला झंडा भी दिखलाने का प्रयास किया और मोबिल भी फेंका, लेकिन तब तक हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई थी। तो हमारे पीछे के जो लोग थे उनकी गाड़ी पर पड़ा, हमारे गाड़ी का शीशा पर काला झंडा फेंका उसने और पब्लिक ने फिर उसको, एक महिला थी जिसका नाम था लक्ष्मी पासवान, उसको पब्लिक ने उसको धक्का देके नीचे गिरा दिया और पुलिस उसकी जांच कर रही है। उसमें 4 या 5 लोग अभियुक्त गिरफ्तार भी हुए हैं और उसकी जांच चल रही है। पुलिस का काम है कि कहाँ और किसने ऐसा किया। मैंने FIR नहीं किया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये 100% हमारे साथ है। लेकिन आपने बोला कि पासवान ने मुझे अपना नेता मान लिया है। आपने ये भी कहा कि रामविलास पासवान का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है। अब जबकि दूसरी ओर आपके भतीजे हैं चिराग पासवान, वो भी अपने उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी की है पहचान। देखिए, किस स्थान पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का जो संविधान है, भारत
के संविधान के मुताबिक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, यानी उनके संपत्ति का अधिकारी चिराग पासवान, चूंकि स्वर्गीय पासवान जी के बेटे हैं, इसलिए उनके संपत्ति पर चिराग पासवान जी का अधिकार है। लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं, मैं पहले भी बोला हूं कि राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं। 69 में, आज से 52 वर्ष पहले, जब स्वर्गीय पासवान जी अलौली से, जहां हम लोग का गृह जिला है, वहां से पहली बार वो विधायक बने, और विधायक बनने के बाद 77 में हाजीपुर आए, लोकसभा के सदस्य बन गए। उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस, अलौली से चुनाव तुम ही जीतो, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो सकते हो। जबकि मैं उस समय राजनीति का बहुत कुछ ज्ञान नहीं था, और मैं अधिक कम ही उम्र मेरा था उस समय, मुश्किल से 25-26 वर्ष उम्र रहा होगा। और मैं अपने बड़े भैया के आदेशानुसार मैं चुनाव लड़ा अलौली से, और 77 में मैं पहली बार सदस्य, बिहार विधानसभा का मैं सदस्य बना। फिर 77 से लेकर 2019 तक स्वर्गीय पासवान जी जब तक हाजीपुर के सांसद रहे, तब तक टोटल काम मैं करता था। हाजीपुर की जनता जानती है कि नामांकन करना, कहाँ मीटिंग होगा, कैसे क्या होगा, किस कार्यकर्ता को क्या सम्मान देना है, टोटल काम मैं करता था पासवान जी के बिहार में। जब 2019 में वो राज्यसभा के लिए नामांकन उनका शुरू हो गया, ये तय हुआ कि अब हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस, हाजीपुर की जनता तुमको पसंद करती है, और मैं हाजीपुर हमारी माँ है, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करूं, और ये काम तुम मेरा छोटा भाई हो, तुम ही से हो सकता है। उस समय भी उन्होंने अपने बेटे को नहीं चुना, उन्होंने अपने पुत्री को नहीं चुना, और मुझको मिला जी, और मैं वहां से लोकसभा का सदस्य बना। अब मेरा दुर्भाग्य है कि हम 3 भाई थे, 3 भाई में 2 भाई हमको छोड़ के चले गए, मैं आज अकेला हूँ। जब भारत सरकार के मंत्री बनाने की बात हुई, तो यहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जी, हाँ पूछिए पूछिए। आप केंद्र में अपने बड़े भाई की कुर्सी पर विराजमान है, केंद्र मंत्री, इसका प्रधानमंत्री मोदी की ज्यादा भूमिका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ज्यादा? देखिए, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट हूँ। मैं शुरू से आपको कहा कि मैं एक भी एनडीए गठबंधन का पार्ट हूँ, और एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी का 6 सांसद का कैपेसिटी है, और माननीय लोकसभा के अध्यक्ष, जो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है लोकसभा, जहां से पूरे देश से 1 अरब 30 करोड़ की आबादी से लोग प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उसके मुखिया हमारे आदरणीय माननीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उनके यहाँ हम लोगों ने 13 जून को हम 5 सांसद हस्ताक्षर करके उनसे जाकर आग्रह किए कि हुजूर, हमारे दल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, और प्रजातंत्र में नेता परिवर्तन का अधिकार है। बहुमत जिसके साथ हो उसकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। उन्होंने अपने सचिवालय को बुलाया और उन्होंने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, और जांच करने सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हम लोगों को पता था, सब पूरी जनता को पता था कि नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान की मंत्री बनाए गए। आपके लिए देखिए, ये तो भाई साहब स्वाभाविक बात है। ताली दोनों हाथ से बजता है। आप ताली दोनों हाथ से बजा के देखिए, एक हाथ से बजाइए, चुटकी बजेगा, ताली नहीं बजेगा। तो एक तरफ चिराग पासवान जी ने, मेरी बात सुन लीजिए, आप जब आपने प्रश्न किया तो मेरी बात सुनिए। एक तरफ चिराग पासवान जी ने कहा कि नीतीश कुमार को हम जेल भेज देंगे। क्यों जेल भेजोगे भाई? मैंने विरोध किया, नहीं, नीतीश कुमार जी अच्छे प्रशासक है, अच्छे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2005 से लेकर आज तक बिहार का विकास किया, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने दुरुस्त किया। इस बात की जब जानकारी चिराग पासवान जी को मिली, तो उन्होंने मुझ पर आग बबूला हो गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया कि नीतीश कुमार सुशासन लागू है। मैंने कहा कि मैं सही बयान दिया हूँ, मैं गलत बयान नहीं दिया हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं, आपको पता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कहा हाँ, अध्यक्ष हो तो मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दूंगा। मैंने कहा तो कर लो, मैं तो खुद लोकसभा का सदस्य बनना नहीं चाहता था,
हमको निष्कासित क्या करोगे, हम लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा कर रहे थे। यहाँ इतनी दूरी तक बात बढ़ गई। फिर जब हमारे बड़े भैया नहीं रहे तो कोई जैसे घोड़ा पर जो होता है, घोड़सवार होता है, उस पर कोई नहीं रहता है, उसी तरह से वो अलग हो गया हम लोगों से, परिवार से और पार्टी से। वो बिल्कुल ही अलग हो गया और बड़े भैया के नहीं रहने के बाद हम लोग महसूस किए कि अरे हम लोग अकेले हैं और हम लोग की स्थिति पार्टी में और परिवार में बहुत ही खराब स्थिति थी। आपको पता ही होगा, एक सौरभ पांडे करके नाम करके एक व्यक्ति बनारस से आए और उन्होंने पार्टी पर और परिवार पर दोनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और हम लोग शुरू से पार्टी के 99% वर्कर्स हम लोगों ने विरोध किया कि भाई देखो, हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत का है, लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े और देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में सुशासन बाबू कहे जाने वाले श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, जिसे हम लोग जीते। अब विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जी, आपने जो बोला ये लगभग सबने लिखा। अब वर्चस्व की जंग में जो अभी आप निश्चित रूप से यह विजेता बन तो खड़े हैं और साथ साथ दिखाया कि भाजपा ने भी आपको चुन लिया है, मंत्री बना के उसमें साथ तो, लेकिन आप अपने बड़े भाई की तरह आप भाजपा के साथ रहेंगे, भविष्य में नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, मतलब या फिर आप एनडीए में, ये बात एनडीए की हो रही है जिसका आप बार नाम ले रहे हैं, कभी एनडीए में नीतीश कुमार की देखिए मैं एनडीए का पार्ट हूँ, मैं एनडीए के साथ रहूंगा और मुझको पूरी भरोसा है कि एनडीए एकजुट आज भी है और भविष्य में भी एनडीए एकजुट रहेगा। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका है। हम लोग एनडीए के पार्ट थे, आज भी हैं और मैं भविष्य में भी एनडीए के साथ में रहूंगा। अभी जो सारी फैक्टरवादी और आपने बात की, ये लेकिन बहुत साल से पहले के बात जाते हैं कि आपने गृहमंत्री अमित शाह को लिखकर पत्र लिखकर डेट पर सुरक्षा की मांग की है और इससे पहले आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी राज्य का पत्र लिखा था कि आपको सुरक्षा दी जाए। जी जान का खतरा कैसे महसूस हो रहा है? नहीं, मुझको जान का खतरा किसी से महसूस नहीं हो रहा है और जान का खतरा है भी। देखिए, जब कोई आदमी आगे बढ़ता है, उसकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी होती है तो उसके पीछे अधिक दुश्मन पैदा हो जाते हैं और अधिक जब दुश्मन पैदा हो जाते हैं तो उसके जान पर खतरा होता है। आपको याद होगा कि 2005 में हमारे घर पर, खगड़िया जिला में मेरा घर है जहाँ मेरा गेस्ट हाउस है, वहाँ डायनामाइट से उड़ाया गया था हमारे गेस्ट हाउस को। 2005 की घटना है, जब फ्लाइट लोगों ने हमारे घर को डायनामाइट से उड़ाया था। उस समय भी इंद्रजीत गुप्ता जी थे, होम मिनिस्टर भारत सरकार थे, तो मैंने उसमें मैं लिख के दिया था। तो इंद्रजीत गुप्ता जी ने बिहार सरकार के जो इसकी सूचना दी, उस समय आज से 15 वर्ष पहले उनको वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा मिला था। और चूंकि हम दलित के, चूंकि पासवान जी नहीं रहे और पासवान जी के हम उत्तराधिकारी हैं, पूरे बिहार की जनता ये मान चुकी है कि पासवान जी का उत्तराधिकारी पुरुषोत्तम कुमार पारस है, तो स्वाभाविक है कि मेरे पीछे कुछ लोग लगा हुआ है। हमारे पीछे नहीं, हमारा जो वर्कर है, अब जैसे देखिए हमारा वर्कर है केशव सिंह, प्रधान महासचिव है, हमारे वर्कर है महताब आलम जी जो उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, हमारा कोषाध्यक्ष है सुनील सिन्हा जी। इन लोगों पर भी जानलेवा खतरा किया उन लोगों ने और मोबाइल पर भद्दी गालियां दी। हमारे मोबाइल पर भी दिल्ली में भद्दी गालियां दी। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, मैं जाकर स्वयं मिल के मैं पत्र भी लिखा और मैं स्वयं जाकर मिल के भी आग्रह किया कि आप हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करिए। और माननीय होम मिनिस्टर जी को भी मैंने पत्र लिखा है, मैंने आग्रह किया है कि मैं दलित का लीडर हूँ, हमारे जान पर निश्चित रूप से और सामाजिक तत्व के द्वारा कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए आप हमारे जान माल की सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी की व्यवस्था करें। दो प्रश्न निकल के आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, हमें बता दी है कि 1977 में खगड़िया के अवधि से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रामदास पासवान आपको कहा जी। 2019 में उन्होंने हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा कि दोनों बड़ी सीटें थी जिससे वो खुद की चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे।
निश्चित रूप से इस आत्मा दिखाई जिन्होंने आपका हमेशा अपने भारत सरकार का बने बीच में इंटरवेंट करता हूँ कि भारत सरकार के जो हमारे बड़े भाई साहब मंत्री थे, आज दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में नहीं है। तो एनडीए गठबंधन ने ये तय किया कि लोक जनशक्ति पार्टी पासवान जी के बाद पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी का असली उत्तराधिकारी है, असली नेता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझ पर विश्वास किया गया और पहली बार मैं लोकसभा का सदस्य बना और पहली बार उनको भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। बस इसके बनाने में एक लाइन में वही मेरा प्रश्न है कि जब केंद्र सरकार को भी पता है, सब लोगों को पता है, आप चुनाव की आपकी चुनावी शक्ति की जनता को भी पता है कि आप उत्तराधिकारी हैं, तो इतनी जद्दोजहद क्यों हुई थी? क्या मतलब पार्टी के अंदर जद्दोजहद क्यों? पार्टी के अंदर कोई भाई साहब जद्दोजहद नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति तानाशाह बन जाए, कोई व्यक्ति निरंकुश बन जाए, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह है कि यदि कोई तानाशाह बने तो तानाशाही व्यवस्था को प्रजातंत्र में हमारा संविधान कहता है, हमारी पार्टी का संविधान है कि यदि पार्टी के अंदर कोई अध्यक्ष तानाशाह बन जाए, निरंकुश बन जाए, तो नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है। और हम लोगों ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को जाके यही कहा, मैंने ये नहीं कहा कि चिराग पासवान जी को मैं पार्टी से निकाल रहा हूँ। हम 5 सांसद जाकर के मिल के कहे कि सर हमारे दल में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, हमारे दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तानाशाह बन रहे हैं, इसलिए मैं आपसे गुहार लगाने आया हूँ, हमारे दल का जो संविधान है उसके तहत आप नेतृत्व परिवर्तन करिए। और उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन का आदेश दिया और नोटिफिकेशन हुआ 14 जून को कि जो 6 सांसद अब है, इसके संसदीय दल का नेता अब चिराग पासवान जी नहीं रहे, पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया। ये तो आपने सही भी कहा और ये सब तो दिख भी रहा है और ये आपकी बातों से भी साफ इससे समझ में आ रहा है कि अपने लोगों को संभाल के नहीं रखा गया, ये सिस्टम का वितरण भी अपने लोगों को इज्जत दी जाती है, संभाल के रखा जाता नहीं होता। अच्छा, ये मैं आपकी जो पार्टी है उसकी राजनीति का ये अलग हो गया है। जैसे 2005 में रामविलास पासवान की लोकसभा ने कमाल किया था और आपके भाई की पार्टी ने उनके विधानसभा चुनाव में कब्जा किया था। उस चुनाव में बड़ी संख्या में भूमिहार कैंडिडेट लोजपा के टिकट से चुनकर आए जी। और माना जाता है अभी बिहार के भूमिहार वोटरों का आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी में जो सूरजभान सिंह जी हैं, आपके नेता, वो भी हमारे पार्टी में सूरजभान सिंह जी हैं, हमारे पार्टी में अनिल चौधरी जी हैं, डॉक्टर उषा शर्मा जी हैं, बहुत से लोग हमारे दल में हैं, बाबू साहब में भी बहुत से दल के लोग हैं। हमारा दल जो है सभी जाति धर्म को मिला के उठते। देखिए, स्वर्गीय पासवान जी दलित के लीडर माने जाते थे, लेकिन उन्होंने दलित होते हुए उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया 89 में, आपको पता होगा। उस समय स्वर्गीय बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और स्वर्गीय पासवान जी लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर थे। जब सरकार में ये टूटने की नौबत आई थी, उसके पहले ही पासवान जी ने एक प्रस्ताव दिया कैबिनेट में कि बीपी मंडल कमीशन को लागू करो और माननीय प्रधानमंत्री जी बीपी सिंह जी ने उस समय की बात को माना और देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, जिससे बहुत से हमारे जो किसी जाति के भाई हैं उनको इससे फायदा मिला। उसी तरह मेरी बात सुन लीजिए, उसी तरह से उन्होंने ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, हमारी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनको भी समान धुरी में लाना चाहिए। जैसे कि आपने दलित को लाया, किसी जाति को लाया, किसी जाति को लाया, उसी तरह से ऊंची जाति के गरीब लोग को भी 15% आरक्षण मिलनी चाहिए। हमारे पार्टी के संविधान में आज भी लिखा हुआ है। और उस समय कैबिनेट के सदस्य थे स्वर्गीय पासवान जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके और देर सही लेकिन ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण उन्होंने दिलाया। दलित समाज से आने के बावजूद भी उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, उन्होंने ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता थे, उनको भारत रत्न की उपाधि उन्होंने दिलाया। सेंट्रल हॉल में उनकी मूर्ति स्थापित की। 14 अप्रैल को उन्होंने छुट्टी घोषित किया। सभी जब वो क्या कहते हैं मंत्री थे, उस समय वो बहुत से लोगों पर डाक टिकट उन्होंने जारी किया। जी जी हाँ, अच्छी बात आपने कहा कि नारायण साहब जो थे उनको
यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनाने में किसी का श्रेय है तो स्वर्गीय पासवान जी का। और वो तो दूसरी बार भी बनाने के लिए किए हुए थे, एपीजे अब्दुल कलाम का। जी हाँ। मेरा प्रश्न भूटियारों पर था। मेरा ये था कि आप चूंकि जदयू ने भी ललन सिंह को आगे कर दिया है, तो ललन सिंह जी का नाम तो आपके अभी जो घटनाक्रम है उसमें भी आपके सपोर्ट से सामने आया है, तो क्या मतलब वो भूटियारों का वोट जो आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहा है, तो ललन सिंह की वजह से जदयू की तरफ जी जो भूटियारों का वोट आपका हमेशा से रहा है वो ललन सिंह अरे ललन सिंह में और हम में और भाजपा में अंतर क्या, जब तीनों आदमी का एक ही उद्देश्य है, तीनों एक गठबंधन में हम हैं। एक गठबंधन में खिचड़ी बनता है, खिचड़ी में तो 5 यार होता है खिचड़ी का, उसी तरह से एनडीए गठबंधन में हम लोग 5 हैं, चाहे बड़ा दल हो छोटा दल हो, सब मिला के हम लोग 5 लोग हैं। और 5 गठबंधन के जो हमारे साथी है, जो सब लोग की राय होगी उस राय के साथ 100% लोक जनशक्ति पार्टी चलेगी और पशुपति कुमार पारस चलेगी। बालाजी आप तो काफी मामले में जरूर है, तमाम पार्टी को सामने से करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं अपने इंटरव्यू के हमारे आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और मैं आपसे बस 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा जो जरूरी भी है। आपसे इतनी बात करने के बाद में जो मेरा प्रश्न है वो पूरी बिहार की जनता का भी प्रश्न हो सकता है कि क्या रामविलास पासवान का पूरा परिवार कभी आने वाले दिनों में एक हो पाएगा, या कोई गुंजाइश कभी बाकी है कि सब कुछ? देखिए, आपका जो मूल प्रश्न है वो बहुत ही जटिल प्रश्न है और बहुत आसान भी है। दोनों चीज है, जटिल भी है और आसान भी है। यदि लोग अपनी गलती को स्वीकार करे, भविष्य में प्रायश्चित करे, मंथन करे, मैं बार-बार कहता हूं, मैं पहले भी कहा था कि चिराग मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, परिवार का अंग है, लेकिन वो रास्ते से भटक गया है। वो अपनी गलती को स्वीकार करे, सौरभ पांडे जैसे व्यक्ति का जो उसका साथ है उससे वो अलग हो और भविष्य की राजनीति में परिवार और पार्टी को जो करना चाहता है तो समय, देखिए व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय की पुकार है। यदि वो अपने आप में मंथन करे कि मैंने चाचा के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया, वो चाचा जो राम और लक्ष्मण की तरह, हम लोग बड़े भाई, तीनों भाई थे हम लोग, राम और लक्ष्मण पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि राम लक्ष्मण हम 3 भाई थे, तीनों भाई में जो प्यार मोहब्बत था शायद हिंदुस्तान में किसी परिवार में नहीं होगा। अब वो कुछ ही दिनों में बड़े भैया के जाने के बाद मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुआ और 15 दिन के अंदर मेरा परिवार टूट गया। तो यदि उसकी प्रायश्चित वो करे, मंथन करे, आने वाला समय जो होगा, समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है, समय आएगा फिर आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न पर विचार किया जाएगा। अच्छा बाला जी, मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि अभी सूरज भान सिंह जी को लेकर बात कर रही थी और हम सभी जानते हैं कि सूरज भान सिंह के नाम से एक समय बिहार में